आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो हैं वकार खान साहब, समाज सेवी। उनसे 2022 के चुनाव के बारे में भी चर्चा होगी। अदरवाइज और भी हम लोग चर्चा करने के लिए आज हमने सोचा कि आज वकार खान साहब से उनके दिल की बात पूछ लें कि आखिर वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से समाज सेवा करते हैं। बड़ी बात यह भी है क्या पिछले काफ़ी समय से अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों की सेवा भी की, और अगर बात की जाए तो अच्छे पुराने कारोबारी भी हैं और अपनी समाज सेवा के ढंग से जो है लोगों को बहुत अच्छे से प्रोत्साहन करते हैं। बड़ी बात यह है क्या समाज सेवी होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी अपना नाम कमाया और क्षेत्र में काफ़ी जनता उन्हें पसंद भी करती है। तो सबसे पहले वकार साहब, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि दर्शकों को अपना परिचय दे दें कि आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ रहते हैं और आपका जन्म स्थान कहाँ है। जी वकार साहब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इरशाद साहब का कि आपने मुझे इस काबिल समझा जो आपने मेरा व्यूज़ लेने चाहें। मैं सियाली जागीर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम वकार खान। काफ़ी वर्षों से मैं लोगों के बीच रहकर उनके साथ जाकर एक दूसरे की समस्या को समाधान करने का जो भी मेरे बस के मैं करता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, और अपना छोटा मोटा कारोबार है वो भी मैं करता हूँ। बात की जाए तो वकार साहब, जैसे आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, काफ़ी लोगों के साथ आप बैठते भी हैं। 2024 नज़दीक है, अभी 2022 का जो चुनाव निकला है वो उसमें लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं रहीं क्या मुस्लिम समाज ने जो है वो टोटल मतदाताओं ने जो है समाजवादी को वोटिंग किया, और उसके बावजूद भी समाजवादी का कोई ऐसा डिस्कस, मुझे ऐसे नहीं लगता कि समाजवादी को अभी और भी ज़्यादा मुस्लिम इस टाइम से ज़्यादा मुस्लिम जो है मतदाता वो वोट कर सकता है। तो क्या आने वाले समय में 2022 में मुस्लिम जो संवाददाता है वो दोबारा से समाजवादी का दामन संभालेगा या बसपा या भाजपा या कांग्रेस का दामन संभालेगा? क्या करें इसके बारे में? आपने जो क्वेश्चन पूछा, जो पिछले 2022 में चुनाव हुए, पिछले महीना डेढ़ महीना पहले जो मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोटिंग कर कर 95% वोटिंग किया समाजवादी के लिए, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान की जो बात कही जाती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है, आज इस चुनाव में मुस्लिमों ने ये साबित कर दिया वन साइड वोटिंग करके कि हिंदू मुसलमान की बात मुसलमान करते हैं। हिंदुस्तान में सभी जात रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, लेकिन आप ये बताइए कोई भी कौम, कोई भी जाति एक तरफा वोट करती हो, लेकिन मुसलमानों ने एक तरफा वोट करके ये साबित कर दिया कि हाँ हिंदू मुस्लिम की बात मुसलमान करता है। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात बीजेपी करती है, मुसलमानों के खिलाफ जाती है, लेकिन इसमें गलती मुसलमानों की भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी डरा धमका कर वोट लेने का काम करते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, धमकाते हैं। जैसे 2014 के अंदर, अच्छा, कैसे जो अखिलेश यादव जी पे आपने आरोप लगाया कि वो डराते धमकाते, कैसे डराते धमकाते? मैं आपको बताना चाहूँगा, उसका उदाहरण दूंगा। 2014 के अंदर चुनाव हुए तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डराना धमकाना शुरू किया कि अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो आपको हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा, कटवा दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। आप देखिए 5 साल पूरे हुए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, 5 साल का कार्यकाल हुआ। आप बताइए किसे कौन सी तकलीफ़ हुई? किस मुसलमान को देश से निकाल दिया गया? किस मुसलमान को मार दिया गया? 2017 के चुनाव आए, अखिलेश यादव ने फिर वही नारा दिया मुसलमानों के लिए, बोले अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपको जो है यहाँ से मरवा दिया जाएगा, कटवा दिया जाएगा, भगवा दिया जाएगा, जेलों में बढ़वा दिया जाएगा। आप देखिए पूरे 5 वर्ष गुजरे, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी की सरकार ने पूरे 5 साल बढ़िया तरीके से चलाई। किस मुसलमान को तकलीफ हुई? और बात करते हैं, मैं आपको रोकूंगा वकार साहब। तकलीफ हुई है, जनता कहती है तकलीफ हुई है।
आजम खान को तकलीफ हुई है, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अगर बात की जाए तो मऊ के जो विधायक हैं उन्हें भी तकलीफ हुई है, लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, उन्हें लोगों का कहना है क्या उन्हें तकलीफ हुई है। मैं उसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ, बात आजम खान या मुख्तार अंसारी की नहीं है। आप ही देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकास दुबे जैसे माफिया गुंडे, उनका एनकाउंटर करा दिया गया, उन्हें मार दिया गया। क्या वो मुस्लिम थे? भारतीय जनता पार्टी का एक नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी जाती, उसमें सबको साथ लेने की राजनीति की सबको साथ लेने की बात कही जाती है। आप ही बताइए, विकास दुबे क्रिमिनल, बदमाश, अगर हिंदू मुसलमान की बात होती तो वो उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता, उसे मरवाया नहीं जाता। वो क्राइम करते थे इसलिए उन्हें मरवा दिया गया। दूसरी बात, आजम खान की बात करूं, आजम खान रामपुर के अंदर जिन लोगों ने इनके ऊपर मुकदमे लगाए वो मुस्लिम ही थे, हिंदू लोग नहीं थे। उन मुसलमान लोगों ने उन पर मुकदमे लगाए, क्यों लगाए? उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई, आजम खान द्वारा उन पर जुल्म और ज़्यादती की गई, इसी वजह से उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए, इसलिए आज जेल के अंदर हैं। अभी वकार साहब बात की जाए, क्यों बुद्धिजीवी आप हैं, काफ़ी लोगों से आपका आना जाना भी रहता है, आपके पास काफ़ी लोग आते हैं। अगर हम शिक्षा के ऊपर बात करें, जो देश की शिक्षा है वो कहाँ पहुँच गई है? कहीं पेपर लीक हो जाता है तो पेपर जो है सो रद्द कर दिया जाता है, और जो है स्टूडेंटों की, जैसी अभी संसद में भी आवाज़ उठी 2 दिन पहले, जो हमारे यहाँ के जो सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उन्होंने जो संसद में इस मुद्दे को उठाया कि बच्चे जो है वो सुसाइड, आखिर छात्र सुसाइड क्यों कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनका नारा है क्या विकास भी हो रहा है, रोजगार भी हो रहा है, और अगर महंगाई की भी बात की जाए तो महंगाई, डीजल पेट्रोल आसमान छू रहा है। क्या कह रहे हैं इसके बारे में? पहला क्वेश्चन आपने मुझसे किया, पेपर लीक होने की बात कही जी, गलत और भी सरकारों में हुआ, पेपर लीक और भी सरकारों में हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने, जो आरोपी थे उनमें 34-35 लोग, उनके साथ बहुत सख्त कार्रवाई की गई, उन्हें जेलों के अंदर बढ़ा दिया गया। पिछले सरकारों के अंदर अगर पेपर लीक किए जाते थे तो उन्हें मुँह छूट छोड़ दिया जाता था। पिछले सरकारों के अंदर अतरौली, छर्रा, अलीगढ़ क्षेत्र के अंदर इंटर हाई स्कूल की परीक्षा होती थी, ठेकेदार बन जाया करते थे और ऐसे घर बैठे उन्हें हाई स्कूल इंटर कर दिया जाया करता था। आज बता दीजिए, क्षेत्र के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति बता दे कि वहाँ पर नकल से कोई पास किया जाता है तो आप बताइए, कोई एक व्यक्ति लाकर खड़ा कर दीजिए। लेकिन सवाल ये है वकार साहब, मैं किसी भी सरकार के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं सवाल ये है कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो युवा हैं, जो पढ़ते हैं, उनका पेपर रद्द हो जाता है, उनका पेपर लीक हो जाता है, तो उनके जीवन का क्या होगा आगे? बात आपकी सही है, परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने ये क्राइम किया, उन्हें भी तो भारतीय जनता पार्टी ने जेल में घुसने का काम किया। उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए, जेल में भेज दिया गया। तो आने वाले कल में भविष्य के लिए ये चीज़ उदाहरण होगी कि आने वाले कल में कोई इस तरीके का क्राइम नहीं करेगा, चाहे पेपर लीक होने की बात हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज के बाहर गुंडे खड़े होने की बात हो। सवाल ये भी रह गया वकार साहब, अभी क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, अभी मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ, महंगाई, डीजल 100 के पार हो, और पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई हो गई है कि उसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। एक बड़ी बात ये भी, अगर रसोई की भी बात करें तो गैस सिलेंडर की महंगाई इतनी हो गई है, क्या उसे गरीब लोग जो है उसे लेने में बड़ा कतराता नजर आ रहा है। और सिलेंडर ऐसा भी देखा गया है कुछ जगह कि सिलेंडर खाली घरों के अंदर रखें, लेकिन हमारे मोदी जी का जो सपना था, जो सिलेंडर घर घर सिलेंडर पहुँचाए उन्होंने, अच्छी बात, लेकिन आज के टाइम में इतनी महंगाई हो गई है, क्या गरीब आदमी का जो जीवन है वो यापन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ बिल्कुल सामने आ रही है। किस नज़र से देखते हैं इसे आप? आपका पहला क्वेश्चन कि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। जी, आपको बता देना चाहता हूँ, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, तो ये जो तेज़ी है इंटरनेशनल तेज़ी है, इसमें कोई योगी जी या मोदी जी कि कराई हुई तेजी नहीं है, ये इंटरनेशनल तेजी है। आपस वकार साहब मैं आपको रोकूंगा, युद्ध तो पहले भी हुए हैं, अदर सरकारों में भी युद्ध हुए होंगे, या ये पहला युद्ध है? आप उनका शजरा उठा के देखिए, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देखिए, जब जब युद्ध हुए हैं, जब जब महंगाई बढ़ी है। और आपको बता दूं,
उत्तर प्रदेश के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर या किसी मुल्क के अंदर, अगर किसी मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती है तो समझो उस देश की तरक्की हो रही है। हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए, पिछले 20-30 साल पहली बात करूं या जो भी कांग्रेस की सरकार रही हो, उन सरकारों के अंदर हमारे देश की जो सुरक्षा थी, जो बॉर्डरों पर हमारे नौजवान, हमारे फौजी लोग सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुआ करते थे, तो वहाँ पर हथियारों की, वहाँ पर बहुत असले, ये सारी चीज़ों की बड़ी किल्लत हुआ करती थी। हमारे जब से देश के अंदर मोदी जी आए तो हमारे देश के अंदर जैसे राफेल और भी अन्य इस तरीके से शस्त्र को लाया गया, इन चीज़ों को लाया गया, जिससे हमारे देश के लिए बहुत ताकत मिली है, सुरक्षा को ताकत मिली है। मैं आपको पीछे वापस ले जाना चाहता हूँ। 2022 अभी चुनाव निकल चुका है। जनता जो 2024 में किसका जो मुस्लिम समाज है वो सपा का दामन संभालेगी, या फिर कांग्रेस का संभालेगी, या बसपा का संभालेगी, या फिर भाजपा का संभालेगी? मुस्लिम अब समझ गया है, इन 2022 के चुनाव के बाद मुस्लिम को समझ में आ गया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती थी, आपस में लड़ाने की बात करती थी, अब जहाँ तक मैं समझता हूँ मुसलमान भाई समझ गए हैं, आने वाले 2024 के चुनाव में उस पार्टी को वोट करेंगे जो हमारे देश के मुस्तकबिल की बात करता हो, हमारे आने वाले नस्लों की बात करता हो, हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात करता हो। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां रोडों के लिए निकलने के लिए बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान के अंदर पूरा जाल की तरह बिछा दिया गया है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल खोल दिए गए हैं। आप देखिए, इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा तो वक्त दूर नहीं जो हिंदुस्तान के अंदर जो परेशानियां जो हम पिछले 70 साल से भुगत रहे हैं वो दूर हो जाए। देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री जी को चुना गया, श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया, 2019 में फिर चुना गया, फिर आप देखिए 2024 में फिर यही रिपीट करेंगे। तो इसी जनता चाहती है, जनता को पता है कि हमारे देश का, हमारा फ्यूचर किसके हाथ है। इस तरीके से आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस का युद्ध चला, तो उसकी मध्यस्थता करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी को ऑफर किया, उनसे कहा कि आप हमारे बीच का ये कुछ समझौता कराइए। तो कुछ तो दम देखा होगा, हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों कई सौ मुल्क हैं, क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी निगाहें गई। तो वकार साहब, काफ़ी देर आपसे चर्चा हुई, तो टाइम का थोड़ा सा अभाव है, तो आगे हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। तो आज ये हमारे साथ थे समाजसेवी वकार अहमद खान, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।